हेलो स्टूडेंट, आई एम गौरव कौशल, फिजिक्स फैकल्टी एट आकाश इंस्टीट्यूट कोटा। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ कटिंग एज सीरीज़ का अगला एपिसोड फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसमें हम आज करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आपको दिया हुआ है कि एक लॉन्ग सिलेंडर वॉल्यूम कंटेनर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी रो, है ना। तो उसका सिलेंडर है, उसका डेंसिटी दिया हुआ है। रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वॉल्यूम इज आर, चार्ज पार्टिकल क्यू रिवॉल्व्स अराउंड द सिलेंडर इन अ सर्कुलर पाथ, है ना। तो ये सिलेंडर है यहाँ पर और इसके चारों एक चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ना, इसके चारों तरफ। तो ये आर तो सिलेंडर का रेडियस है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल हमें बताना है ना। तो यहाँ से हम देखें तो ये चार्ज पार्टिकल जो है क्यू चार्ज का, ये इसके चारों घूम रहा है ना। मास एम मान लेते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसको क्या दे रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और उस अट्रैक्शन की वजह से इसको मिल रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा वो उसकी वजह से जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, एम वी इसका भाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि इसको घुमाने के लिए चाहिए, और आर इसका रेडियस स्मॉल आर। तो यहाँ पे ये स्मॉल आर हम ले लेते हैं, है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू इंटू ई, फोर्स के बराबर, जो कि इस सिलेंडर के इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2k लैम्डा बाई आर। अगर आप इन्फाइनाइट वायर की बात करें, सिलेंडर इन्फाइनाइट वायर के जैसा माना जा सकता है बाहर की तरफ, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होता है 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से आर तो कैंसिल हो गया। तो अब हमसे पूछा गया यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो एम वी इसका हमें पता है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें चाहिए हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर की बात करें तो वो यहाँ से कितना हो जाएगा, क्यू के इंटू लैम्डा। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो जाएगा, बट के को हमें लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो लैम्डा है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, बट हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। तो के का वैल्यू हम यहाँ पे ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और जो लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसे हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में लिखना है। तो मैं लैम्डा को क्या ले सकता हूँ, लैम्डा मतलब चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ। तो मैं डेंसिटी से निकालूंगा डेंसिटी, और वॉल्यूम ले लूँगा मैं यूनिट लेंथ का। तो यूनिट लेंथ का सिलेंडर के लिए जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई आर पाई आर स्क्वायर, इसका सर्कुलर पार्ट का एरिया, ओके ना, एरिया इंटू लेंथ। तो लेंथ कितना ले लेंगे हम, 1। तो ये हमारे पास लैम्डा हो गया रो की टर्म्स में। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास रो क्यू आर स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम यहाँ से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्या दिया हुआ है, 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस Q ईच आर फिक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब दो चार्जेस हैं Q आइडेंटिकल 2a डिस्टेंस में रखे हुए हैं, है ना। और अनदर पॉइंट चार्ज Q नॉट विद मास m इज प्लेस एट मिड पॉइंट बिटवीन 2 फिक्स चार्जेस फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो हमने यहाँ पे Q नॉट चार्ज का एक छोटा पार्टिकल रख दिया है इसके इन दोनों के मिड पॉइंट पर, मतलब a डिस्टेंस पे दोनों से। फिर बोला गया है अब स्मॉल डिस्प्लेस किया गया अलॉन्ग लाइन के अलॉन्ग, हमने इसी दोनों को ज्वाइन करने लाइन के अलॉन्ग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिया है ना। तो चार्ज Q नॉट एग्जीक्यूट्स SHM करने लगता है, तो हमें उसका टाइम पीरियड बताना है। तो पहले हम SHM के लिए जब टाइम पीरियड निकालते हैं तो इस पर फोर्स निकाल लेंगे इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद। तो मैंने इसको यहाँ इक्विलिब्रियम से इधर से x डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे आ गया मान लो ये। तो इस वाले से डिस्टेंस कितना बचेगा, a माइनस एक्स, और इस वाले से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a प्लस एक्स। तो ये इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, ये इसको इधर रिपेल कर रहा होगा। तो जो नेट फोर्स आएगा इसके ऊपर, चार्ज के ऊपर यहाँ आने के बाद जो नेट फोर्स आएगा वो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी वजह से लिख सकता हूँ क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये फोर्स इधर लगा रहा है ना, इसको मैंने प्लस मान लिया, तो इसका फोर्स इधर लगेगा, तो माइनस इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया, तो माइनस क्यू नॉट अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो f को मैं क्या ले सकता हूँ, क्यू नॉट तो मैंने कॉमन निकाल लिया, a भी यहाँ से कॉमन आने के बाद ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/a प्लस एक्स का
होल स्क्वायर, ये हमारे पास टर्म बचेगी। तो यहाँ से मैंने अब के क्यू क्यू नॉट को कॉमन निकाल लिया और ए भी कॉमन निकाल लेता हूँ मैं। तो ए स्क्वायर कॉमन आ चुका है हमारे पास, तो ये टर्म हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई ए। ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई ए का पावर -2, क्योंकि ऊपर लेके तो पावर +2 से -2 हो गया। फिर माइनस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई ए की पावर -2। अब यहाँ पे क्योंकि x क्या है, a के कंपेरिजन बहुत छोटा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमें बोला गया है, तो यहाँ पर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, के क्यू क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर तो हमारे पास आ चुका है पहले ही कॉमन, है ना, यहाँ से। और ये -2 बाइनोमियल एक्सपेंशन में, तो जो -2 होगा हम इसे क्या कर सकते हैं 1 प्लस एक्स पावर एन, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एन एक्स, अगर x बहुत छोटा होता है 1 से, तो यहाँ पे x बाई ये 1 से बहुत छोटा होगा, तो इसको लिखा जा सकता है ये हमारे पास एक्सप्रेशन था 1 माइनस एक्स बाई ए, तो -2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो वो जाएगा 1 प्लस 2 एक्स बाई ए के इक्वल। तो 1 प्लस 2 एक्स बाई ए, फिर माइनस अगला क्या हो जाएगा हमारे पास, ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 एक्स बाई ए, 1 माइनस 2 एक्स बाई ए के इक्वल। तो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और ये दोनों टर्म्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 एक्स बाई ए के इक्वल। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, के को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई ए क्यूब हो जाएगा नीचे, है ना, इंटू 4 इंटू एक्स, तो 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, तो ये नेट फोर्स आ गया। तो नेट फोर्स में ये हमारे पास क्या हो जाएगा के इक्वल, इसको हम SHM में किससे कंपेयर कर सकते हैं, के से, है ना, तो के का वैल्यू हमारे पास ये टर्म हो गया। तो अब यहाँ पे जब टाइम पीरियड लिखेंगे हम, तो टाइम पीरियड हमारे पास कितना होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इक्वल, तो बस वो पुट कर देते हैं। तो टाइम पीरियड हो जाएगा हमारे पास 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, तो ये हो गया 2 पाई अंडर रूट, और के का वैल्यू हम ये पुट कर देते हैं, तो के का वैल्यू हो जाएगा क्यू क्यू नॉट पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए क्यूब, ये हमारे पास के का वैल्यू हो जाएगा। और अब यहाँ पे हम देखें तो मैं 2 पाई को अंदर ले जाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये बना होगा, 1 पाई यहाँ पर है, तो 4 पाई क्यूब एम एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब अपॉन क्यू इंटू क्यू नॉट का रूट, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, तो 4 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब अपॉन क्यू क्यू नॉट, तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकुलम इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2, 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन द 2 डिवाइडेड चार्जेस कांस्टेंट, डिस्टेंस को हमने सेम रखा है ना, और द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिवाइडेड चार्जेस सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। तो हमें 4 को इस तरीके से डिवाइड करना है 4 माइक्रोकुलम को कि उन दोनों पार्ट्स के बीच में जो फोर्स है वो फिक्स डिस्टेंस के लिए, किसी भी फिक्स डिस्टेंस के लिए मैक्सिमम आए। तो फोर्स का वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या लिखेंगे के, अब मान लो कि एक चार्ज क्यू हो जाता है हमारे पास, है ना, 4 में से, तो दूसरा चार्ज क्या बचेगा 4 माइनस क्यू माइक्रोकुलम में अपॉन डिस्टेंस आर स्क्वायर। अब इस फोर्स को हमें मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम करना है तो हमें पता है कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 कर देंगे, ये क्यू का फंक्शन है, तो मैं डी एफ बाई डी क्यू ये निकाल लेता हूँ, इसे 0 कर दूंगा, ठीक है ना। तो के बाई आर तो कांस्टेंट है, के बाई आर स्क्वायर ये बाहर आ गया, और इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा 4 क्यू का हो जाएगा 4, है ना, और ये माइनस क्यू स्क्वायर का हो जाएगा 2 क्यू। ओके, डिफरेंशिएशन करने के बाद इसको जब हमने 0 किया तो यहाँ से हमारे पास क्यू का वैल्यू आ जाएगा 4/2 मीन्स 2, और क्योंकि 4 हमारा माइक्रोकुलम में था तो ये भी माइक्रोकुलम में ही मिलेगा हमें। मतलब एक चार्ज अगर आपका 2 माइक्रोकुलम है तो दूसरा कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 मीन्स वो भी आपका कितना हो गया 2 माइक्रोकुलम, मतलब दोनों चार्जेस का वैल्यू यहाँ पे 2 माइक्रोकुलम हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से डेट सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट चार्जेस क्यू ईच आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी अपार्ट, है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, और थर्ड पॉइंट चार्ज को एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम मिड पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। तो 2 चार्जेस ऐसे क्यू और क्यू,
और तीसरे चार्ज को इसके मिड पॉइंट से हमने किसी डिस्टेंस x पर रखा है ना, जिसका वैल्यू कितना है चार्ज का q। ओके, फिर x हमें बताना है एट विच चार्ज q विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम कूलम्ब फोर्स। ओके, इन दोनों की वजह से। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें चार्जेस सिमेट्रिकली रखा होता है, अगर हम उसको एक रिंग पे अज्यूम कर सकते हों सिमेट्रिकली, तो हम रिंग वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। तो रिंग पे टोटल चार्ज हो जाएगा 2q, और इसका रिंग का जो डायमीटर है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस था d, है ना। तो ये डायमीटर d के बराबर हो गया। तो हम रिंग के लिए कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि उसके लिए जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है r/√2 डिस्टेंस पर, मतलब रेडियस के /√2 डिस्टेंस पर। तो यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा, d का आधा मीन्स d/2 और उसके बाद उसका √2। तो d/2√2 डिस्टेंस पर अगर x का वैल्यू इतना ले लिया जाए तो इस वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम मिलेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है तो फोर्स इक्वल टू q इंटू ई से फोर्स का वैल्यू भी मैक्सिमम हमें मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम फोर्स के लिए x शुड बी d/2√2। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, 3 आइडेंटिकल चार्ज्ड बॉल्स ईच ऑफ चार्ज 2 कूलम्ब, है ना। सबके ऊपर चार्ज कितना है, 2 कूलम्ब है। सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट P पॉइंट से हमने उनको रखा है बाय ए सिल्क थ्रेड, नॉन कंडक्टिंग होता है, ऑफ 2 मीटर। ये थ्रेड का लेंथ भी हमें दिया हुआ है ना। फिर बोला है देन फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड। तो ये ट्रायंगल बना रहे हैं आपस में जिसका लेंथ 1 मीटर के बराबर दिया हुआ है हमें। रेशियो ऑफ नेट फोर्स ऑन अ चार्ज बॉल टू द फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्ज्ड बॉल्स, है ना। तो जैसे मान लो एक बॉल ये है हमारे पास, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसको, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एक फोर्स इसका लगेगा एक फोर्स इसका लगेगा। तो दोनों क्योंकि सिमेट्रिकल हैं तो दोनों फोर्सेस बराबर ही रहेंगे, है ना। तो दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 60, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है ये वाला। ओके ना। तो इसका जो रिजल्टेंट है F क्या हो गया, किसी एक की वजह से फोर्स, और नेट फोर्स क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, F रिजल्टेंट वो हो जाएगा F² प्लस F² प्लस 2FF cos 60 √। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा √3F। तो नेट फोर्स अगर एक चार्ज के फोर्स की बात की जाए तो उसके कंपेरिजन में √3 टाइम्स है। तो इसने यही रेशियो हमसे पूछा है। क्या पूछा है कि रेशियो ऑफ नेट फोर्स, तो नेट फोर्स हो गया √3F ऑन अ चार्ज बॉल टू द फोर्स बिटवीन 2 चार्ज बॉल्स। तो 2 चार्ज बॉल के बीच में कितना फोर्स है F, तो बाई F इसका रेशियो हमसे पूछा है। तो F से F कैंसिल, तो रेशियो कितना आ गया हमारे पास √3 के इक्वल। तो अगर हम ऑप्शंस में चेक करें तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे मैच होता है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर अस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। इफ अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्लोज्ड हेमिस्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग सरफेस, है ना। यहाँ पे हमें चार्ज को रख दिया गया है सेंटर पे। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द फ्लैट सरफेस। तो ये क्लोज सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो क्लोज सरफेस पे नेट फ्लक्स गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, Q इन अंदर वाला चार्ज Q हो गया बाय ε0। ओके ना। अब अगर ये सरफेस में कंप्लीट मान लेता है ऐसे और चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तो दोनों से ये चार्ज कितना कितना डिवाइड होता है, आधा आधा। तो यहाँ से कितना जाता है Q/2ε0, यहाँ से भी कितना जाता है Q/2ε0। बट इन्होंने यहाँ दूसरा सरफेस नहीं दिया है, मतलब कि इस सरफेस से जो फ्लक्स निकलता इस तरीके से वो एक्चुअल में इसी सरफेस से निकल रहा होगा, क्योंकि बिना इसको क्रॉस किए वो यहाँ से पास नहीं हो सकता। मतलब इस सरफेस का जो फ्लक्स आता वही इस फ्लैट सरफेस से फ्लक्स हो जाएगा। मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो फ्लक्स हो जाएगा कितना हो जाएगा Q/2ε0 फ्रॉम दिस फ्लैट सरफेस। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट को, क्या क्या दिया हुआ है। द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंटरिंग इनटू अ गॉसियन सरफेस प्रोवाइड नेगेटिव फ्लक्स। तो ये तो करेक्ट है, गॉसियन सरफेस में जो लाइन्स अंदर की तरफ जाती हैं उन्हें हम नेगेटिव लेते हैं, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है।
बट हमें कौन सा ऑप्शन बताना है, इनकरेक्ट। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, है ना, क्यूब के सेंटर पे रख दिया है, द फ्लक्स थ्रू ऑल द फेसेस विल बी द सेम। तो सेंटर पे रखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है सभी से फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस कंटेनिंग नो नेट चार्ज इज जीरो। तो ये तो है ही, क्लोज सरफेस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो जितना इंटर कर रहा होगा फ्लक्स उतना बाहर भी ज़्यादा होगा, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई भी लाइन देखो अगर वो इंटर करेगी तो बाहर तो जाएगी जाएगी क्लोज सरफेस से, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए लास्ट ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है, यही हमारा आंसर होना चाहिए। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू अ गॉसियन सरफेस इट प्रोवाइड्स अ फाइनाइट नॉन जीरो फ्लक्स। ओके, तो फाइनाइट नॉन जीरो बोल रहा है, तो अगर गॉसियन सरफेस के पैरेलल होगा ऐसे, तो पैरेलल होगा तो वो उस सरफेस के पैरेलल है, ठीक है, ऐसे नहीं है ना, कट नहीं कर रहा है, तो पैरेलल है तो फ्लक्स उससे पास नहीं हो रहा है, ठीक है, फ्लक्स पास नहीं हो रहा है तो उससे फ्लक्स जीरो होना चाहिए, बट इसने क्या लिख दिया है, नॉन जीरो फ्लक्स, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट में। तो हम बोल सकते हैं कि डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दिए हुए हैं, डी, सी एंड डी, ए एंड सी, बी एंड डी ओनली। तो यहाँ पे हम देखे तो इनकरेक्ट एक ही आया था हमारे पास, कौन सा, डी वाला। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें बोला गया है टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस 20 मिलीकुलम एंड 5 मिलीकुलम रेस्पेक्टिवली आर हेल्ड फिक्स्ड विद अ सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमें दिखा रखा है सब कुछ, सिस्टम डायग्राम शो किया हुआ है। एट व्हाट पोजिशन अ थर्ड चार्ज पार्टिकल शुड बी प्लेस सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पर, मैं अगर इन दोनों के बीच में बात करता हूँ, तीसरे चार्ज को यहाँ रखते हैं, मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स जीरो नहीं होगा क्योंकि दोनों का फोर्स ऐड हो रहा है। अगर मैं इधर बात करता हूँ तो 20 वाला चार्ज बड़ा है तो उसका फोर्स बड़ा होगा, प्लस डिस्टेंस भी कम हो गया उसके लिए, तो भी यहाँ पे फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा। और अगर मैं किसी ऐसे लाइन से हट के किसी पॉइंट पे बात करता हूँ तो इनका जो फोर्सेस होगा वो लीनियर, मतलब एक लाइन के अलॉन्ग नहीं होगा, तो लाइन के अलॉन्ग नहीं होगा, तो अगर लाइन के अलॉन्ग नहीं है तो वो दो फोर्सेस कभी भी रिजल्टेंट जीरो नहीं दे सकते, क्योंकि दो वेक्टर्स का अगर रिजल्टेंट जीरो आना है तो दोनों एक ही लाइन के अलॉन्ग होने चाहिए एंड अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, एक इधर है तो दूसरा इधर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक लाइन के अलॉन्ग तो नहीं होंगे, एक ऐसे लगेगा एक ऐसे, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ भी कहीं जीरो नहीं हो सकता। तो अब इधर वाले पॉइंट्स बचे हमारे पास, तो इधर वाले पॉइंट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये चार्ज छोटा है तो फोर्स कम हो गया, और डिस्टेंस कम है तो फोर्स डिस्टेंस की वजह से बढ़ जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट मिल सकता है जहाँ पे इसका फोर्स 20 माइक्रोकुलम चार्ज के फोर्स को बैलेंस कर सके। ये -5 वाला अट्रैक्ट कर रहा होगा, 20 वाला रिपेल कर रहा होगा, तो दोनों फोर्सेस क्या हो गए, अपोजिट भी है। तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट हमें मिल सकता है -5 माइक्रोकुलम के पास टुवर्ड्स राइट साइड, जहाँ पे नेट फोर्स किसी तीसरे चार्ज पर जीरो हो सकता है। ओके, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस में हम देखें तो 5 सेंटीमीटर मिड पॉइंट बिटवीन द टू चार्जेस, ये नहीं हो सकता। 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 20 मिलीग्राम ऑन द लेफ्ट साइड, तो 5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड लोगे तो इसके ऊपर ही आ गया, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। एट 1.25 सेंटीमीटर फ्रॉम माइनस बिटवीन टू चार्जेस, तो चार्जेस के बीच में भी पॉसिबल नहीं है, वो हम देख चुके हैं, वो हमेशा ऐड होंगे तो जीरो नहीं मिलने वाला है। तो ये सारे पॉइंट्स तो यहाँ पे गलत हो गए। पहला ऑप्शन जो हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 मिलीग्राम ऑन द राइट साइड, तो ये हम देख चुके हैं कि यही वाला ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जो सही हो सकता है। सो वी कैन से डेट फर्स्ट ऑप्शन हियर इज करेक्ट आंसर। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है हमें। अ इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस इन प्रॉक्सिमिटी टू अ लाइन चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी दिस मच, है ना, इतना हमें डेंसिटी दिया हुआ है उस लाइन चार्ज का। कूलम पर मीटर में लाइन चार्ज इज प्लेस्ड ऑन जेड एक्सिस, चार्ज जो है जेड एक्सिस के अलॉन्ग प्लेस किया हुआ है, एंड पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ऑफ द डायपोल, तो ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग हमारा वो वायर रखा हुआ है जिसपे चार्ज है इन्फिनिट, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ऑफ डायपोल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10, तो पॉजिटिव वाला तो 10 mm पर है
तो ये मान लेते हैं कितना डिस्टेंस है x, और नेगेटिव वाला 12 mm पे है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 12, तो ये x2, ये x1, ये x2 कितना हो गया 12। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव क्यू, ये नेगेटिव क्यू, है ना। तो इफ़ टोटल फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज एक्सर्टेड ऑन द डाइपोल, डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लग रहा है 4 न्यूटन के इक्वल, ये हमें दिया हुआ है। तो बताना है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का वैल्यू कितना रहा होगा, ठीक है। तो मैं अगर देखूँ इसमें नेट फोर्स अगर मुझे निकालना है, ये इन्फिनिट वायर है, तो इन्फिनिट वायर की वजह से, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है 2k λ/r, ठीक है ना। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, आर उस चार्ज का उस वायर से क्या होता है डिस्टेंस होता है, जो यहाँ पे x1 और x2 हो जाएंगे, ठीक है। तो नेट फोर्स की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज को ये रिपेल कर रहा होगा और नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो फोर्स की बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा +q × E, है ना। E1 लिख देते हैं क्योंकि ये इसका डिस्टेंस अलग है। ऐसे नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस साइड पे लग रहा होगा, इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो -q × E2। तो q तो कॉमन आ गया, मैग्नीट्यूड क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये हो जाएगा 2k λ, और इसके लिए डिस्टेंस कितना है 10 mm, इसके लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2k λ, लैम्डा तो सेम है 3 × 10⁻⁻⁶, और इसके लिए डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 12 mm, ठीक है। अब यहाँ पे हम डाटा पुट कर देंगे, k का वैल्यू हम पुट कर देंगे, और फोर्स हमें दिया हुआ है 4 न्यूटन के इक्वल, है ना। तो k का वैल्यू हम पुट कर देंगे, लैम्डा हमें दिया हुआ है, और ये 10 mm है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे SI सिस्टम में। तो SI सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से Q का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब Q का वैल्यू निकालेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 4.44 माइक्रो कूलम के आसपास। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q, है ना। पार्टिकल है जिसपे चार्ज Q है और मास m इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये दे दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, वो डिस्टेंस x के साथ, पोजीशन x के साथ वेरी कर रहा है। वेयर a एंड E0 आर कांस्टेंट, a और E0 कांस्टेंट है। इनिशियली द पार्टिकल वाज एट रेस्ट, इनिशियली वो रेस्ट पे था पार्टिकल x = 0 पर। अदर देन द इनिशियल पोजिशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम 0। काइनेटिक एनर्जी फिर कब 0 हो रहा है, तो वो डिस्टेंस हमें बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी 0 का मतलब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, स्पीड 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी को 0 कर देता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी भी उस पॉइंट पे 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो फोर्स की बात करें तो फोर्स होता है Q × E, तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, तो QE/m, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है ना, उस चार्ज पार्टिकल के लिए। तो यहाँ से हम देखें तो ये हो जाएगा Q/m, और E का वैल्यू हमें दिया हुआ है E0 1 - ax², है ना। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, और ये ax का फंक्शन है, तो a को मैं dv/dt भी लिख सकता था वेलोसिटी निकालने के लिए, और a को हम लिख सकते हैं v dv/dx भी। तो क्योंकि x का फंक्शन है तो a को मुझे लिखना पड़ेगा v dv/dx, ओके ना। तो Q/m E0 1 - ax²। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, dx वाली टर्म x के साथ आ जाएगा और dv v के साथ, और कांस्टेंट आप कहीं भी रख सकते हैं। तो v dv = Q/m E0 1 - ax² dx इधर आ गया। अब दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन कर लिया, है ना। जो कांस्टेंट टर्म थी वो हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। तो v स्पीड आपका 0 से स्टार्ट हुआ है, और बाद में ही फाइनल कितना हो गया 0, और जो x था वो 0 से स्टार्ट किया था हमने, है ना। अब जहाँ पे फिर से 0 जाएगा उसे हमने कितना अज्यूम कर लिया x, बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये तो 0 हो गया हमारे पास, 0 से 0 इंटीग्रेशन, और इसको सॉल्व करें तो ये तो 0 में चला जाएगा, 1 का हो जाएगा x इंटीग्रेशन -a, x² का हो जाएगा x³/3, इसका लिमिट लगा दिया हमने 0 से x, ठीक है ना। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से x आ जाएगा √3/a के इक्वल। मतलब ये वो पोजीशन होगी जहाँ पर पार्टिकल फिर से रेस्ट पे आ जाएगा, और रेस्ट पे आ गया इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। अंडरस्टूड। चलिए
यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन जो इससे मैच होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को। इसमें दिया हुआ है अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके ना, इफ़ देयर इज नो अदर फोर्स ऑन द पार्टिकल, है ना, यूनिफॉर्म है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। ऑन द पार्टिकल द डिपेंडेंस ऑफ इट्स स्पीड v ऑन द डिस्टेंस x ट्रेवल बाई इट इज़ करेक्टली गिवन बाय। हमें बताना है v और x में कैसा ग्राफ बनने वाला है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट है, तो उसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो हो जाएगा हमारे पास q इंटू ई के इक्वल। तो फोर्स भी यहाँ पर कांस्टेंट होगा। एक्सीलरेशन की बात करें तो वो जाएगा फोर्स अपॉन मास मीन्स क्यू ई बाई एम। ये हमारे पास एक्सीलरेशन हो गया। तो ये एक्सीलरेशन आप देख सकते हैं, q कांस्टेंट, ई यूनिफॉर्म, मास भी कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है ना, हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं और हमें रिलेशन निकालना है v और x के बीच में। तो इसके लिए यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ में करने वाले। ओके ना, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x, ये हम यूज़ में ले लेंगे। इनिशियल स्पीड क्या थी, 0, तो v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2ax, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2ax। तो ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे आ जाता है v और x के बीच में। तो हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन पैराबोलिक है। और यहाँ पे हम देखें तो ये जो इक्वेशन है v प्लस माइनस किया जाएगा तो x पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब ये पैराबोला बनेगा जिसके लिए कुछ इस टाइप का कर्व यहाँ पर होना चाहिए। तो ये इसमें हम चार ऑप्शन पर देखें तो हमारे पास केवल यही कर्व है जो यहाँ से इस वाली इक्वेशन से मैच हो रहा है। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी अवर करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड। अगर ये वाला कर्व देखें तो ये कुछ ऐसे बनता, ठीक है, तो इसमें x प्लस माइनस होता तो v हमेशा पॉजिटिव रहता, बट ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है इक्वेशन के अकॉर्डिंग। सो दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, शोन इन द फिगर इज अ शेल। शेल दिया हुआ है हमें, ये है ना, मेड ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर से बना हुआ है। इट हैज़ इनर रेडियस a, इसका अंदर वाला रेडियस a है, एंड आउटर रेडियस b दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एंड कैरीज चार्ज q, इसके ऊपर q चार्ज हमने दे दिया है इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। तो कंडक्टर है तो सारा चार्ज बाहर चला जाएगा, है ना, रिपल्शन की वजह से। एट इट सेंटर इज अ डाइपोल, तो हमने इसके सेंटर पे एक डाइपोल रखा हुआ है, ये p, जैसा आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो हमें बताना है इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो देखते हैं ऑप्शंस को। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस डिपेंड्स ऑन p ऑन आउटर सरफेस। तो पहले देखें यहाँ पर, तो p डाइपोल, डाइपोल पे हम देखें तो नेट चार्ज क्या होता है, 0। और हमें ये पता है कि अंदर कैविटी में जो चार्ज इंड्यूस होता है वो अंदर वाले चार्ज के इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो नेट चार्ज तो 0 हो गया अंदर, तो कैविटी पर भी नेट इंड्यूस चार्ज 0 होगा, तो बाहर भी कोई चार्ज नहीं जाएगा, तो ये भी 0, तो बाहर भी 0, तो बाहर केवल q चार्ज ही रहेगा जो हमने उसको पहले से दिया हुआ है। ओके ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन आउटर सरफेस डिपेंड्स ऑन p, तो ये गलत हो गया। और अंदर वाले चार्जेस का बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये बाहर वाली सरफेस सिमेट्रिकल है, तो q इस पर सिमेट्रिकल रहेगा, ठीक है ना। तो मतलब पहला ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस इज यूनिफॉर्म, तो अंदर वाली सरफेस पे देखें तो इस साइड प्लस चार्ज है, इस साइड माइनस चार्ज है, और टोटल चार्ज 0 इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे प्लस वाले के पास माइनस चार्ज ज़्यादा आ जाएगा और नेगेटिव वाले के पास प्लस चार्ज ज़्यादा आ जाएगा, तो ये यूनिफॉर्म तो नहीं रहेगा, और नेट चार्ज 0 रहेगा दोनों को मिला के, ठीक है ना। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज द सेम एज दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द सेल। मीन्स ये बोल रहा है कि अगर हम सेंटर पे क्यू चार्ज रख देते हैं और उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, तो बाहर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इसका क्यू का बचेगा, क्योंकि अंदर वाले चार्जेस का बाहर कोई इफेक्ट नहीं होता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी हम इसे कह सकते हैं। तो बाहर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना लिखा जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर सेंटर से डिस्टेंस। तो अगर सेंटर पे क्यू चार्ज मान लें तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही आना है, ठीक है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन कह रहा है मीन्स इट इज़ करेक्ट। सो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ देखें, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ द शेल इज 0 एवरीवेयर। तो इनर सरफेस पे 0 है टोटल चार्ज, बट सरफेस चार्ज डेंसिटी 0 नहीं है। इस साइड पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, और ये नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। टोटल चार्ज 0 है बट सरफेस चार्ज डेंसिटी 0 नहीं है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पर इनकरेक्ट रहेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्या बोला गया है, अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेल, शेल दिया हुआ है लॉन्ग सिलेंड्रिकल, कैरीज पॉजिटिव सरफेस चार्ज इन द अपर हाफ, मतलब ऊपर वाले हाफ में पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाले हाफ में नेगेटिव चार्ज है, इस तरीके से बोला गया है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए हम देखें तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके वो मिल जाती हैं। तो यहाँ पॉजिटिव से बाहर निकल रही हैं इसमें भी और नेगेटिव पे मिल रही हैं, पॉजिटिव से बाहर निकल रही हैं लेकिन ये आगे दूर चली गई है ना, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। इसमें भी पॉजिटिव से निकल रही है वापस नेगेटिव पे आ रही हैं, इसमें भी पॉजिटिव से निकल रही है नेगेटिव पे एंटर हो रही हैं, लेकिन ये लीनियरली मूव कर रहा है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि नीचे वाला नेगेटिव चार्ज इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा। तो यहाँ पे हम देखें तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन यही हो सकता है, यहाँ से पॉजिटिव से निकला और स्मूथली आके वो नेगेटिव पे टर्मिनेट हो गया। इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम देखें तो ये एकदम से पीक सा बन रहा है, तो लाइंस पे ऐसा पीक नहीं बनेगा, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। तो हम बोल सकते हैं केवल फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या बोला है, अ चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लॉन्ग रॉड AB इस वाली रॉड पे हमने एक चार्ज Q को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ओके ना, यूनिफॉर्मली, लेंथ L दिया हुआ है इसका। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट O, इस पॉइंट O पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, ठीक है ना। तो पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानते हैं KQ/R होता है, R डिस्टेंस हो गया उसका। तो इस रॉड को हम छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस से मिलकर बना हुआ अज्यूम कर सकते हैं, फिर उस एलिमेंट का, उस पॉइंट चार्ज का हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे और टोटल के लिए इसे हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, dx विड्थ का, इस पे चार्ज हो जाएगा dq, है ना। तो dq आप क्या लिखोगे, q चार्ज है कितनी लेंथ में, l लेंथ में, तो यूनिट लेंथ पे कितना हो गया q/l, ओके। तो इसका लेंथ कितना है पार्ट का, एलिमेंट का, dx, तो इंटू dx, और ये बहुत छोटा होता है तो इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह अज्यूम कर सकते हैं। तो इस छोटे से एलिमेंट का जो पोटेंशियल लिखेंगे हम dv, वो हो जाएगा k dq/x, ओके ना। अब यहाँ पे dq का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं q/l इंटू dx/x। तो ये छोटे से पॉइंट एलिमेंट की वजह से हमारे पास पोटेंशियल आ गया। अब नेट पोटेंशियल निकालना है तो हम इसे क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ, तो v का इंटीग्रेशन dv, ओके। तो k q/l, ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, बाहर आ जाएंगे, तो k q/l तो मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन में dx/x, और x हमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना है, जहाँ से जहाँ तक आपको एलिमेंट मिलेंगे। तो मैं x यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, तो पहला एलिमेंट यहाँ मिलेगा मतलब l डिस्टेंस पर, और लास्ट एलिमेंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, मीन्स 2l डिस्टेंस पे। तो मैं एलिमेंट्स के लिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाऊंगा x पर, l से 2l, l से 2l। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू KQ/L, x का हो जाएगा ln x, और इस पर लिमिट लगाएंगे तो log में 2l/l मीन्स 2 बचेगा ओनली। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। k को हम और क्या लिख सकते हैं, k को लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू l, और ये q पर चार्ज इंटू ln 2। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो Q फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारा एग्जैक्टली मैच हो रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैरेड इज रिक्वायर्ड, है ना। 2 माइक्रोफैरेड का हमें कैपेसिटेंस बनाना है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवोल्ट, ओके। 1 किलोवोल्ट के अक्रॉस हमें 2 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर बनाना है, लेकिन उसके लिए हमें क्या दिया गया, अ लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स हमें दिए गए हैं विच कैन विदस्टैंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नॉट मोर देन 250 वोल्ट। मतलब जो कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैराड का, वो 250 वोल्ट से ज़्यादा पे अगर ऑपरेट किया जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। तो हम 250 वोल्ट से ज़्यादा पर उसे ऑपरेट नहीं कर सकते, बट हमें ऑपरेट करवाना किस पे, 1000 वोल्ट पर, 1 किलो वोल्ट पर। तो अब इसने बोला हमसे द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड टू अचीव दिस, इसे अचीव करने के लिए कितने कैपेसिटर्स हमें 1 माइक्रोफैरेड के लगाने पड़ेंगे, जिससे कि हम 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस बना सकें और 1 किलो वोल्ट पर उसे यूज़ कर सकें, ठीक है। तो 250 वोल्ट है, तो अगर मैं 1000 की बात करूँ तो एक कैपेसिटर इतना तो नहीं सहन कर सकता, वो मैक्सिमम 250 ही सहन कर सकता है। तो 250 के अगर उसके पार्ट में डिवाइड किया जाए वोल्टेज को, ये कितने हो जाएंगे 4। तो 4 मुझे ऐसे कैपेसिटर्स लगाने पड़ेंगे सीरीज़ में, ताकि 250 250 250 250 उस पर पोटेंशियल बैलेंस हो जाए। उससे कम रखूँगा तो कैपेसिटर पोटेंशियल 250 से ज़्यादा हो जाएगा, वो ख़राब हो सकते हैं, ओके ना। तो 4 तो मुझे ऐसे चाहिए,
और इन 4 से मुझे कितने का बनाना है, 2 का, तो वो सब सीरीज़ में आएंगे, ओके ना। तो सीरीज़ में आएंगे तो मान लो वो कैपेसिटेंस C था, तो सीरीज़ में आएंगे तो C/4 करना पड़ेगा, है ना। सीरीज़ में कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट सबको C मान लेते हैं, तो C/4 वो हमारे किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। तो यहाँ से C कितना होना चाहिए, 8 माइक्रोफेराड। मतलब कि जो एक सेट बनाएंगे हम, जो 4 कैपेसिटेंस हमें ऐसे लगाने हैं 250 वोल्ट के लिए, तो एक का कैपेसिटेंस होना चाहिए 8 माइक्रोफेराड, ओके ना। तो 8 माइक्रोफेराड आपको बनाना है इसको, ये सभी 8 होंगे, ठीक है। तो 8 बनाने के लिए आपके पास तो 1 माइक्रोफेराड का है ओनली, तो 8 के लिए हम उसको सबको किस में कनेक्ट कर देंगे, पैरेलल में। तो ऐसे आप 8 कैपेसिटर्स यहाँ पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो 8 एक साइड हो गए, ऐसे अगले में भी 8, फिर अगले में भी 8, अगले में भी 8, तो 8 × 4, 4 आपको ऐसे बनाने हैं। तो टोटल जो कैपेसिटेंस हो जाएंगे हमारे पास, कैपेसिटर्स हो जाएंगे 8 × 4 मीन्स 32 कैपेसिटर्स। तो 32 कैपेसिटर्स हमें यहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे, मतलब हमारा 4th ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स, है ना। 2 सर्कुलर प्लेट वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और उनको हमने अलग अलग रखा है कितना डिस्टेंस पे, 5 मिलीमीटर पर, एंड विद अ डायलेक्ट्रिक ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.2, उनके बीच में हमने इतना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल भर दिया है। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायलेक्ट्रिक इज दिस मच, ये हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ओके ना। द चार्ज डेंसिटी ऑफ द पॉजिटिव प्लेट विल बी क्लोज टू, तो पॉजिटिव प्लेट पे हमें चार्ज डेंसिटी बताना है। तो कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली के साथ हम पढ़ चुके हैं, कितना लिखा था हमने, σ/K एप्सिलॉन नॉट। K यहाँ पे क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो सिग्मा हमसे पूछा है चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा हो जाएगा E × K × एप्सिलॉन नॉट। K यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ओके ना। तो E का वैल्यू भी दिया हुआ है, K का वैल्यू भी दिया हुआ है, और एप्सिलॉन नॉट हम जानते ही हैं। तो इन सब का वैल्यू जब हम पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 6 × 10⁻⁻7 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, 3 कंसेंट्रिक मेटल शेल्स A, B एंड C, है ना, ऑफ रेस्पेक्टिव रेडियाई A, B एंड C, A सबसे छोटा है, B उससे बड़ा है, C उससे भी बड़ा है, हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज +σ, -σ एंड +σ रेस्पेक्टिवली। द पोटेंशियल ऑफ द शेल B इज, है ना, शेल B का हमें पोटेंशियल बताना है, ओके। तो सबके लिए हमें चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है और पोटेंशियल हमें निकालना है शेल B का, तो B बीच में आएगा, ओके। तो यहाँ पे हम देखें तो 3 कैपेसिटर्स है हमारे पास 3 स्फीयर्स है ना, A, B, C। तो इसका रेडियस A, इसका B, इसका C, और +σ, -σ एंड +σ हमें दिया हुआ है। तो इस पर +σ, इस पर -σ, इस पर अगेन +σ, और बीच वाले का हमें पोटेंशियल बताना है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल की बात करें तो इन सब की वजह से पोटेंशियल आएगा B पर, बीच वाले पर। तो पोटेंशियल जो लिखा जा सकता है बाहर वाले की वजह से कितना लिखा जाएगा, इसका रेडियस कितना था C, तो इसके ऊपर चार्ज हम देखें तो कितना हो जाएगा, σ × एरिया, एरिया क्या लिखोगे, 4πc²/c, है ना। जो इसके सरफेस पर होगा पोटेंशियल, वही पोटेंशियल अंदर आता है होलो स्फीयर में, ओके ना। फिर खुद की वजह से B वाले का, तो खुद की वजह से हो जाएगा K, उस पर चार्ज हो जाएगा σ माइनस साइन के साथ, तो -σ 4πb², ये तो टोटल चार्ज हो गया, अपॉन उसका रेडियस कितना है B, प्लस नाउ लास्ट A वाले की वजह से, तो A वाले के लिए ये बाहर है, तो रेडियस किसके बराबर आएगा, B के बराबर, है ना। बाहर तो अपन KQ आधे लिखते हैं, तो KQ हो गया σ × 4πa², और बाहर लिख रहे हैं तो मतलब B तक आपको निकालना है, इसलिए नीचे B ही आएगा। बाहर वाले के लिए अंदर पोटेंशियल सरफेस तक होता है, रेडियस तक, बट अंदर से बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, तो बाहर आपका उसी डिस्टेंस तक लेना होता है जहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना था, ओके ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा σ 4πk, K को हम लिख सकते हैं 4πε0 1 में, ये बचेगा C, यहाँ से ये बचेगा -B, और यहाँ से ये बचेगा a²/b के इक्वल, ओके। तो 4π से 4π कैंसिल, तो V आ गया हमारे पास σ/ε0 C - B + a² / B।
इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सी तो मैंने अलग ले लिया, माइनस प्लस इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ए स्क्वायर, बी एलसीएम लिया तो ये माइनस बी स्क्वायर बाई बी, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हम देखें तो सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी, ओके ना। सो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या दिया गया है हमें। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर हमें क्या दिया हुआ है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कैपेसिटेंस 90 पिकोफैराड है ना। कैपेसिटेंस भी हमें दिया हुआ है, बैटरी दिया हुआ है, इफ अ डायरेक्टिव मेटेरियल डायरेक्टिव कांस्टेंट के इंसर्टेड, तो इतना डायरेक्टिव कांस्टेंट का मेटेरियल हमने उसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। तो हमें बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस चार्ज, ओके। तो इंड्यूस चार्ज जो डायरेक्टिव प्लेट्स पर डायरेक्टिक के अंदर इंड्यूस हुआ होगा, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्यू इंड्यूस इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के। के यहाँ पे क्या है, डायरेक्टिक कांस्टेंट का वैल्यू है। तो क्यू का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, जो इस पर आएगा क्यू का वैल्यू हो जाएगा के टाइम्स सी इंटू वी, ओके ना। जब आपने उसके अंदर डायरेक्टिक इंसर्ट करा दिया तो के सी उसका कैपेसिटेंस हो गया, वी हमारे पास पोटेंशियल है, इंटू 1 माइनस 1 बाई के, ओके। तो ये हो जाएगा हमारे पास के को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो के माइनस 1 इंटू सी वी। तो के का वैल्यू तो 5/3, 5/3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 2/3। सी का वैल्यू हो गया 90 पिकोफैराड, मीन्स 90 इंटू 10 माइनस 12, और वी का वैल्यू कितना हो गया हमारे यहाँ पास 20 वोल्ट्स के इक्वल। तो 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया तो 30, ओके ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो 12 इंटू 120 इंटू 10 माइनस 12। तो फाइनली सॉल्व करने के बाद ही हो जाएगा 1.2 इंटू 10 माइनस 9 कूलम, ओके। तो यहाँ से हम देखें हमारे ऑप्शंस में से, तो ऑप्शन में केवल फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर मैच होता है। सो दिस विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो यहाँ पे बस हमें ये फॉर्मूला याद रखना था, इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टिक के ऊपर जो इंड्यूस चार्ज है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, वो हम यहाँ से बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया हुआ है हमें, चार्ज क्यू इज, टोटल चार्ज क्यू है डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। 3 शेल्स के ऊपर हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिसका रेडियस हमें दिया हुआ है और सबसे ज़्यादा रेडियस सी का है। देयर सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल, उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल दी गई है सभी के लिए। द टोटल पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम देयर कॉमन सेंटर वेयर आर इज लेस देन है ना। मतलब यहाँ पे 3 शेल्स है हमारे पास ऐसे, तो इसमें यहाँ अंदर वाले पॉइंट पर ही हमें पोटेंशियल बताना है, क्योंकि जो आर है वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा है ना। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल बताना है। तो इसका रेडियस तो ए हो गया, इसका बी हो गया, इसका सी हो गया। अब इसका इन्होंने क्या बोला है, सभी का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो इसके लिए सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा हम अज्यूम कर लेते हैं। तो अब मैं पोटेंशियल लिखूंगा, तो पोटेंशियल क्योंकि सभी के लिए ये पॉइंट अंदर है, तो पोटेंशियल जो किसी भी स्फीयर की सरफेस पर होगा वही अंदर उसने दिया होगा। तो पोटेंशियल नेट अगर हम लिखें तो पहले वाले की वजह से कितना आ जाएगा, के क्यू, क्यू कितना लिखोगे इसका, सिग्मा इंटू इसका ये दिया, तो सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर बाय सरफेस तक सी। ऐसे बी वाले के लिए के इंटू सिग्मा, क्योंकि सिग्मा सबके लिए सेम है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हो जाएगा 4 पाई इंटू बी स्क्वायर बाई बी। ऐसे ही प्लस इस वाले की वजह से सबसे लास्ट स्फीयर, सबसे छोटा स्फीयर, उसके लिए भी अंदर है, तो उसकी सरफेस पर सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर बाई ए, ये हमारे पास नेट पोटेंशियल हो जाएगा। तो वी हो जाएगा यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई तो सब में कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये सी स्क्वायर बाई सी बचेगा, बी स्क्वायर बाई बी बचेगा, एंड ए स्क्वायर बाई ए बचेगा। बट यहाँ पे हमें सिग्मा नहीं दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। तो इस क्यू को हमें निकालना पड़ेगा सिग्मा की टर्म्स में, और फिर हम सिग्मा को क्यू से रिप्लेस कर देंगे। तो टोटल चार्ज क्यू था हमारे पास, तो क्यू इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तीनों का नेट सम। तो Q1 क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर, ये हमारे पास टोटल चार्ज हो गया। तो यहाँ से सिग्मा आ जाएगा हमारे पास Q अपॉन 4 पाई, तो सब में कॉमन आ गया, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं, क्योंकि आपको सिग्मा नहीं दिया हुआ है, हमें केवल क्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, तो सिग्मा का वैल्यू रख दिया हमने Q अपॉन
4 पाई और a प्लस बी प्लस सी तो पहले से ही है बाय एप्सिलॉन डॉट, और ये हो गया a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर, ये वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शंस को चेक करें तो ऑप्शंस को चेक करेंगे अगर हम, तो q अपॉन ए प्लस बी 4 तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर मैच हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके ना, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है। आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद स्क्वायर प्लेट्स इज फिल्ड विद 4 डायलेक्ट्रिक ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3 K4 ऐसे हमें यहाँ पर ये दिए हुए हैं, है ना। तो प्लेट्स के बीच में हमने ऐसे डायलेक्ट्रिक्स को भर दिया है जिनका थिकनेस d/2 लेंथ L/2 L/2, ओके ना, ये हमें दिया हुआ है। तो अब यहाँ से हम देखें तो ये दोनों पार्ट सीरीज़ में रहेंगे, ये दोनों पार्ट सीरीज़ में रहेंगे, फिर इसके साथ ये वाला पार्ट पैरेलल में रहने वाला है। तो इसका जब सी इक्विवेलेंट निकालेंगे हम, तो देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करना है। इसको मान लेते हैं C1, इसको C2, इसको C3, इसको C4। तो मैं जो सी इक्विवेलेंट है वो क्या ले सकता हूँ, ये दोनों सीरीज़ में। तो सीरीज़ वाला फॉर्मूला क्या था दो कैपेसिटर्स के लिए, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ऐसे ये दोनों भी सीरीज़ में, फिर उसके साथ ये पैरेलल में, तो पैरेलल में ये ऐड हो जाएंगे। तो ये बचेगा C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4, और C1 C2 इन सबको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे C1 में लिखना चाहूँ तो C1 लिखा जा सकता है K1 एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। एरिया हो जाएगा, मान लो इसका विड्थ अंदर की तरफ W है तो W इंटू L/2, L/2 ये वाला लेंथ और W अंदर वाला विड्थ, ओके ना, अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है d/2। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला जो टर्म है ये C1 C2 C3 C4 सब में क्या आने वाला है, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो इफेक्टिव डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें निकालना है, तो अब सी इक्विवेलेंट को मैं क्या ले सकता हूँ, पूरे पार्ट को एक ही कैपेसिटर मान लेना है हमें। तो के सी इक्विवेलेंट के लिए के इक्विवेलेंट की टर्म्स में लिखूंगा मैं इसको, के इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट, टोटल लेंथ क्या हो जाएगा L, और टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा D, और इसको मैं इस वाले सी इक्विवेलेंट के बराबर कर दूंगा। तो जब यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ से हम देखें तो हमारे पास ये बचेगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट W L/2 अपॉन D/2। तो by 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी एक W आएगा क्योंकि एरिया भी लिखना है हमें, है ना, विड्थ। तो ये आया प्लस इस वाले पार्ट के लिए K3 K4 अपॉन K1 K3 प्लस K4, और जो कॉमन टर्म बचेगी वो बचेगा एप्सिलॉन नॉट W L/D के इक्वल। तो एप्सिलॉन नॉट L W/D, ये तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से के इक्वलेंट क्या बचा हमारे पास, के इक्वलेंट बचेगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4। सो दिस विल बी द वैल्यू फॉर के इक्वलेंट, ओके ना। तो अगर मैं यहाँ से ऑप्शंस को चेक करूँ तो ओनली केवल फोर्थ ऑप्शन ही यहाँ पे मैच हो रहा है। सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें बोला गया है 60 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज फुली चार्ज बाय 20 वोल्ट सप्लाई, है ना, इतने से हमने उसको चार्ज कर दिया है पहले ही। इट इज़ देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इट इज़ कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 60 पिकोफैरेड कैपेसिटर इन पैरेलल। तो दूसरे कैपेसिटर जिसका वैल्यू भी सेम है उसके साथ हमने चार्ज करने के बाद इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी दैट इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस बाय द टाइम द चार्ज इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दैम इज, है ना, हमें बताना है कितना एनर्जी यहाँ पे लॉस हो गया होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इनिशियल एनर्जी कितना रहा होगा, अगर मान लो हम कैपेसिटेंस C माने 1 का और पोटेंशियल को V माने तो हाफ CV², है ना। इनिशियल पोटेंशियल V मान लिया है मैंने, ये V हो गया और ये यहाँ पे कैपेसिटेंस C हो गया हमारे पास, ओके ना। अब जब हमने इसको कनेक्ट करा दूसरे के साथ पैरेलल में, ये ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो ये V तक चार्ज था एक, दूसरा भी C है लेकिन उसमें पोटेंशियल कितना है 0। तो अब इनका कॉमन पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो V कॉमन कितना आ जाएगा
C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना। तो C1 तो C हो गया, दोनों C1 C2। V1 कितना है, V इनिशियल, इसके लिए ये 0 हो जाएगा, V2 0 अपॉन C प्लस C, मीन्स ये बचेगा V/2। तो कॉमन पोटेंशियल इनिशियल का आधा हो गया। तो अब मैं दोनों के लिए अगर एनर्जी लिखूँ जो अभी इन दोनों पर बचेगा फाइनली कॉमन पोटेंशियल आने के बाद, तो वो एनर्जी हो जाएगा Q फाइनल। तो हाफ दोनों का कैपेसिटेंस C है, तो C प्लस C दोनों की कंबाइंड एनर्जी इनटू पोटेंशियल कितना हो गया, V/2 हो गया। तो V/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ 2C V²/4, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, Q इनिशियल के टर्म्स में अगर लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा Q इनिशियल बाई 2, है ना, 2 से 2 कैंसिल, और हाफ CV² तो Q था इनिशियल और बाई 4 है, इसका मतलब उसका भी आधा हो गया, तो Q/2, मतलब इतना एनर्जी बचा। इसका मतलब इतना एनर्जी था, इतना बचा, मतलब आधा एनर्जी ही बचा, आधा एनर्जी लॉस हो गया। तो लॉस कितना हुआ, आधी एनर्जी के बराबर, ये एनर्जी Q/2, और Q/2 का मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1/4 CV²। ओके, तो 1/4 C का वैल्यू हमारे पास है 60 पिकोफैराड, मीन्स 10⁻12, और V का वैल्यू कितना है हमारे पास 20, तो 20 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बचेगा 60 20 ये बचेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 × 10⁻⁹ J के बराबर, मीन्स 6 नैनो जूल के बराबर। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6 इन नैनो जूल। सो दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कंपोजिट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 डिफरेंट डायरेक्टिव मटेरियल विद डिफरेंट थिकनेस, है ना। तो ये हमें दिया हुआ है, दोनों का डायरेक्टिव कांस्टेंट 3 और 4 दिया हुआ है, थिकनेस 0.5 mm और 1 mm दिया हुआ है, विद डिफरेंट थिकनेस 22 एज शोन इन द फिगर दैट 2 डिफरेंट डायरेक्टिव मटेरियल सेपरेटेड बाय ए कंडक्टिंग फॉइल। बीच में हमने कंडक्टिंग फॉइल को डाल दिया है ना। तो ये 2 अलग कैपेसिटर बिहेव करने लग जाएंगे, है ना, पैरेलल सीरीज में। ओके, तो वोल्टेज ऑफ द कंडक्टिंग फॉइल हमें बताना है। तो अगर मैं यहाँ 0 मान लूँ पोटेंशियल, तो यहाँ 100 हो जाएगा, तो इधर 0 ये 100, और यहाँ पे ये जो पोटेंशियल होगा मान लो V, ये हमें निकालना है। तो ये जो इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आना है, वही हमारा इस कंडक्टिंग फॉइल का भी डिफरेंस पोटेंशियल हो जाएगा। तो इसको मैंने मान लिया C1 कैपेसिटेंस ऊपर वाले को, नीचे वाले को C2। तो यहाँ पे हम देखें तो C1 C2, C1 क्या लिखोगे, कैपेसिटेंस हम क्या लिखते हैं, K ε0 A/D। तो ε0 तो सेम है यहाँ पर, तो C1/C2 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा K1/D1 अपॉन K2/D2। ये हमारे पास C1 C2 का रेशियो आ जाएगा। बट पूछा क्या हमसे, वोल्टेज। तो ये दोनों कैपेसिटर्स किस में, सीरीज़ में। तो सीरीज़ में जो पोटेंशियल होता है, मतलब मैं C2 वाले पे निकाल रहा हूँ, तो C2 वाले पे C1 के प्रोपोर्शनल होगा, C1 वाले पे C2 के प्रोपोर्शनल होगा। तो मुझे तो C2 पर निकालना है, तो डेल्टा V2, ओके, वही हमारा V-0 मीन्स V हो जाएगा। तो ये C2 पर प्रोपोर्शनल होगा C1 के, अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100। ओके, तो अब यहाँ पे मैं K1 K2 और D1 D2 का वैल्यू पुट करके C1/C2 एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो K1 है हमारे पास 3 और D2 है हमारे पास 1। यूनिट्स का टेंशन नहीं लेना है, रेशियो में वो कैंसिल हो जाएगा, सेम होना चाहिए बस। और D1 हमारे पास है 0.5 और K2 है 4। तो ये बचा हमारे पास 3/2, ओके ना। तो C1/C2 हमारे पास 3/2 आ गया। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं C1 को लिख सकता हूँ C1/C2। तो C1 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 3C2/2, 3C2/2, 3C2/2 प्लस C2 इंटू 100, है ना। तो C2 सब में कॉमन आके कैंसिल हो गया। तो ये बचेगा अब हमारे पास 3/5 इंटू 100, तो 5 से 20 में 60 वोल्ट हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। और यही हमसे पूछा है कॉमन जो इनका सरफेस था जहाँ पे हमने फॉइल लगाया है, उसका पोटेंशियल कितना होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस C2 पे आ रहा है, क्योंकि इसका 1 एंड 0 पे मान लिया है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही फॉइल के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है हमें अगला क्वेश्चन, इसमें बोला है 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स आर चार्ज एट 22 वोल्ट ईच, है ना। सभी को हमने 22 वोल्ट से चार्ज किया है।
और ये आपस में मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, तो पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप विल बी, बड़ी ड्रॉप का हमें पोटेंशियल बताना है कितना हो गया होगा। ओके ना, तो हमें पता है पोटेंशियल V हम क्या लिखते हैं KQ/R, छोटी वाली ड्रॉप्स के लिए लिख रहे हैं हमने, ये कितना है 22 के इक्वल। अब इन सबको मिला के हमने एक बड़ा ड्रॉप बना दिया है, तो बड़ा ड्रॉप बनाया है तो उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, टोटल वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। तो वॉल्यूम इनिशियल इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल। इनिशियल वॉल्यूम आप क्या लिख सकते हो, है ना, मान लो n, इसको मैं n मान लेता हूँ, n आइडेंटिकल ड्रॉप्स, तो n टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, स्मॉल r छोटी वाली ड्रॉप्स का रेडियस। ऐसे एक मिला के कंबाइन बड़ा ड्रॉप बना दिया है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R बड़ी वाली ड्रॉप का रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ से ये R आ जाएगा हमारे पास n पावर 1/3 इंटू R के इक्वल। ओके ना, तो n का वैल्यू 27 है इंटू R, तो ये हो गया हमारे पास 3R, है ना, 3R के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब चार्ज की बात करें तो बड़ी ड्रॉप पे चार्ज क्यों मान लेते हैं, तो वो सभी ड्रॉप्स के चार्ज के सम के इक्वल होगा। तो n ड्रॉप्स है हमारे पास, एक पे चार्ज क्यू है स्मॉल q, तो टोटल चार्ज हो जाएगा उसके ऊपर n q। तो n हमारे पास कितना है 27 और q हमें q की टर्म्स में निकालना है। तो अब बड़ी ड्रॉप का जो पोटेंशियल लिखा जाएगा बिग ड्रॉप के लिए वो कितना हो जाएगा KQ/R के इक्वल। वैल्यू पुट कर देते हैं इनका, q का वैल्यू कितना आया 27Q और R का वैल्यू कितना आया 3R के इक्वल। अब यहाँ से ये KQ और R, KQ/R इसका वैल्यू कितना है 22 वोल्ट, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 27/3, है ना, ये तो बाहर आ गया। KQ/R का वैल्यू कितना हो गया 22, तो 3 से कितनी बार चला जाएगा 9 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 198। ओके ना, सो 198 वोल्ट विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इन द बिलो शोन फिगर विल बी। ओके ना, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये आपका जंक्शन A है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक A ही रहेगा, है ना, क्योंकि बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, कंडक्टिंग वायर है, तो ये पूरा पॉइंट हम A ही अज्यूम कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो बीच वाला वायर है ये भी एक ही दिख रहा है हमें, तो B तो दिया हुआ है, मैं इसको C मान लेता हूँ, तो ये भी C हो जाएगा, ये भी C हो जाएगा, ये भी C हो जाएगा। तो अब A से B में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और बीच में एक C आ गया हमारे पास, तो ये कैपेसिटर A से C कनेक्टेड है, ये वाला हो गया, फिर वापस A से C एक और कैपेसिटर, ये भी कनेक्ट हो गया, ये भी A से C, तो ये एक और कैपेसिटर, तो 3 हमने कनेक्ट कर लिए, है ना। फिर उसके बाद ये C से C, तो ये वाले जो कैपेसिटर्स हैं ये इनके तो टर्मिनल्स क्या हो गए सेम, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, तो इन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट ये वाला कैपेसिटर बचा, तो ये हो गया C से B, तो C से B में ये हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। ओके ना, तो अब इसका हम देख सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तीनों पैरेलल में, इन तीनों के साथ ये वाला सीरीज़ में आ जाएगा। तो ये तीनों पैरेलल में है तो कितना हो गया 3C इक्विवेलेंट, और उसके साथ ये C आपका सीरीज़ में, तो 3C इंटू C अपॉन 3C प्लस C, और C का वैल्यू कितना है 8, तो ये हमारा C इक्विवेलेंट दे देगा, तो ये हो जाएगा 3C/4 और C का वैल्यू है 8 माइक्रोफैराड, तो ये माइक्रोफैराड में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 266 माइक्रोफैराड। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर दिस सर्किट विल बी 6 माइक्रोफैराड। क्लियर? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या दिया हुआ है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 200 माइक्रोफैराड, है ना, ये हमें कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है, 200 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है, एक डायरेक्ट स्लैब जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट 2 है उसको इंसर्ट किया गया है उनकी प्लेट्स के बीच में। व्हाइल द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड द चेंज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द कैपेसिटर विल बी। तो बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट रखा गया है ना, तो पूछा है कि अब एनर्जी में कितना चेंज आया होगा। तो क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है पोटेंशियल सेम रहेगा, तो जो मैं एनर्जी लिखूँगा वो क्या लिखूँगा हाफ CV², है ना। फर्स्ट केस में तो हाफ CV² हो जाएगा, लेकिन सेकंड केस में जब आपने डायरेक्टिंग इंसर्ट करा दिया, ओके ना, तो डायरेक्टिंग इंसर्ट कराने के बाद तो वो हो जाएगा हमारे पास हाफ C का वैल्यू कितना हो जाएगा K टाइम C, K यहाँ पे क्या है डायरेक्टिव कांस्टेंट इनटू
वी, क्योंकि बैटरी सेम है तो CV²। तो अब पूछा कि एनर्जी कितना, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, चेंज क्या लिखेंगे हम, E2 माइनस E1, इतना चेंज आ गया होगा। तो E2 माइनस E1 का वैल्यू डेल्टा E, तो हाफ CV² तो दोनों में कॉमन आ गया, तो हाफ CV² मैंने कॉमन ले लिया और ये बचेगा K माइनस 1। तो हाफ C का वैल्यू कितना है 200 माइक्रोफेराड, तो ये माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। V कितना है 200 वोल्ट, तो 200 का स्क्वायर, K कितना है 2, तो 2 माइनस 1, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा जूल्स में। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 4 जूल्स। ओके, तो एनर्जी में इतना चेंज आ चुका होगा। ठीक है, तो 4 जूल विल बी अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए कटिंग एज सीरीज में इतना ही, और अगले एपिसोड में हम किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ और भी अच्छे क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।